नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बारूद पुत्र डोगा और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ठहरो डोगा, इन्हें माफ़ कर दो। ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, फिर कसूर इनका नहीं है। इन्होंने भांग पी रखी है। ये लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को कुछ देर टेप बजाकर मस्ती करते हैं। आज इन्होंने भांग के पकौड़े खाए हैं, इसलिए आपे में नहीं है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कोई कालूराम नाम का सेठ है। कहते हैं वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। उसने मन्नत मांगी थी, जब वो बीमारी से ठीक होकर उठेगा तो लोगों को मिठाई बांटेगा। कल उसने अफीम वाली बर्फी बांटी थी। परसों हेरोइन वाले पति से बांटे थे। तरसों गांजे वाली गज्जक और उससे पहले कोकीन वाली रबड़ी बांटी थी। लोग मीठा खा खा कर पेट खराब होने की शिकायत कर रहे थे, इसलिए कालूराम सेठ ने आज पकौड़े बंटवा दिए। डोगा, मैंने अभी तक नहीं खाए, तुम भी खाओ। अफीम वाली बर्फी, हीरोइन वाले पति से, गांजे वाली गज्जक, कोकीन वाली रबड़ी और भांग के पकौड़े। वाह की स्वाद है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। ऐसी मिठाई की दुकान है कहाँ पर? मेरा मतलब कालूराम कहाँ पर बांटता है ये खैरात? शिवाजी पार्क में, रात को 8:30-9 बजे के बीच। कल भी बटेगी। हम गरीबों में मिठाई पकौड़े बांटकर बहुत पुण्य कमाएगा सेठ कालूराम। हाँ, भगवान मेरे कुत्ते की भी उम्र उसे लगाए। अरे एक पकौड़ा तो खाकर जाओ। चला गया। डोगा प्रतीक्षा में था, आज क्या बटेगा। सेठ कालूराम के आदमी मिठाई नमकीन लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? डोगा को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। हमारे धर्मात्मा कालूराम सेठ के आदमी आ गए। भगवान इन भले लोगों का भला करे। सब लोग लाइन लगा लो। आज क्या बांटोगे? तू तो ऐसे रौब से पूछ रहा है जैसे हमारा बाप हो और अपनी जायदाद की धौंस दे रहा हो। डोगा ने उन धोती कुर्तों की गर्दनें पकड़ ली। बाप ही हूं मैं तुम्हारा। लो देखो। डोगा, मुझे पता चला है कि तुम लोग यहाँ भोले भाले मजदूर लोगों को नशीली मिठाइयाँ और गज्जक बांटकर उन्हें नशे का गुलाम बना रहे हो। फिर जब उन्हें नशे की आदत पड़ जाएगी तो वो तुमसे नशा लेने के लिए चोरी करेंगे, डांका डालेंगे या खून करेंगे। उफ। डोगा की सांसों में गुर्राहटों की आवाज़ें सुनकर बाकी के दोनों कांप गए। डोगा, तुम्हें किसी ने झूठी खबर दी है। हमारे कालूराम सेठ तो मूंगफली, रेवड़ी, मिठाइयों और गज्जक के थोक व्यापारी हैं। नन्हे, जरा टोकरी खोलकर तो दिखा। लो देख लो डोगा, आज हम मूंगफलियाँ बांटने आए थे। मूंगफलियाँ? हाँ डोगा, भला छिलकों में बंद मूंगफलियों में नशे की मिलावट कैसे की जा सकती है? ये तो विशुद्ध कार्बोहाइड्रेट्स का भंडार है डोगा। हम चाहते तो काजू, बादाम, किशमिश, नेजे जैसे मेवे भी बांट सकते थे, मगर गरीबों का मेवा यही है। एक बार काजू बादाम बांटे थे जिन्हें खाकर गरीबों को दस्त लग गए थे। बंद मूंगफलियों में वाकई नशे की मिलावट करना मुश्किल है। तुम्हें ये कंफ्यूजिंग दान बंद करना पड़ेगा। अपने टोकरे उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। और तुम लोग भी भाग जाओ। आज से यहाँ पर कोई खैरात नहीं बटेगी। जो भी कुछ खाना हो अपने मेहनत मजदूरी का खरीद कर खाना। डोगा, उस कमाई में तो दाल रोटी प्याज ही खा सकते हैं। तो दाल रोटी और प्याज ही खाओ, क्योंकि अगर पकवान खाकर जुबान का टेस्ट खराब हो जाए तो दिमाग का टेस्ट खराब होता है। दिमाग का टेस्ट खराब हो जाए तो फिर वो फिर जाता है, और दिमाग फिर जाता है तो वो अपने अंदर अच्छे बुरे भले के बारे में सोचना बंद कर देता है और बगावत कर बैठता है। बागी दिमाग में अवसाद पैदा होता है, कुंठाएं जन्म लेती है। ये कुंठाएं जब अपनी हदें पार करती है तो इंसानियत को लांघ जाती है, नैतिकता को बड़ी बेरहमी से कुचल डालती है। और जिस इंसान में ये दोनों चीज़ें मर जाती हैं वो इंसान इंसान नहीं रहता, अपराधी हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की एक मामूली सी गलती तुम्हें भी अपराधी बना दे और फिर मेरी गोली का शिकार।
चिम चिम। सभी बंदे तो चले गए थे। डोगा ने भी जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया कि चौंक पड़ा। अरे बदमाश अपनी एक टोकरी यहीं पर छोड़ गए। मैंने उनकी सारी टोकरियां खोलकर नहीं देखी थी। टोकरी में रखा सामान देखते ही डोगा की खोपड़ी भग से उड़ गई। खोपड़ी और हड्डियां, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब वो लोग बदमाश थे। मगर वो लोग खोपड़ी और हड्डियां लेकर क्यों आए? खोपड़ी और 2 हड्डियां। वहां पार्क में भी खोपड़ी और हड्डियां, यहां भी खोपड़ी और हड्डियां। ये तो पहेली सी लग रही है। डोगा के मस्तिष्क में गहरी उथल पुथल मच गई थी। क्या नाम बताया था उन बदमाशों ने अपने सेठ का? हाँ, सेठ कालू राम। ये कालू कहीं काल पहेलिया तो नहीं? कहीं ये उसी का काम तो नहीं? कालू इस बार क्या चक्कर चला रहा है? वो खतरे का निशान मेरे लिए उसने हमलों के कोई पूर्व चेतावनी भी हो सकती है, या फिर वो मुझे MSEB अर्थात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुख्यालय में बुलाना चाहता है, या फिर दोनों ही मैसेज हो सकते हैं। काल पहलिया कहीं डोगा को बंदर से कटवाना तो नहीं चाहता? खौं खौं। अरे ओफ, शैतान बंदर। कहीं वो चाहता हो कि डोगा को बंदर काट ले, उसे रेबीज हो जाए और वो तड़प तड़प कर मर जाए। मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा था। अरे ये बंदर तो मेरे कदमों पर लौट रहा है, जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं। डोगा अभी एक बंदर के बारे में ही सोच रहा था कि वहां पर पूरी बानर सेना ही नजर आने लगी। खौं खौं। अरे उफ, ये क्या, इतने सारे बंदर, और ये क्या कर रहे हैं? ये सब मेरे गले में फूल मालाएं क्यों डाल रहे हैं? इन्होंने तो मुझे फूल मालाओं से लाद दिया, और अब ये सब भी पहले वाले बंदर की तरह मेरे कदमों में लौटकर मुझे साष्टांग प्रणाम जैसा कर रहे हैं। ये चक्कर क्या है? बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें भी कालू की कोई चाल है? मगर इतने सारे बंदरों को इस काम की ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है। तो फिर बंदरों के इस तमाशे का क्या अर्थ है? खोपड़ी और हड्डी की पहेली में छिपा खतरा कौन सा है? क्योंकि बंदर तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। खौं खौं खौं। डोगा किसी तरह बंदरों से पीछा छुड़ाकर वहां से निकला। कहीं मैं उस चालू कालू की चाल को समझने में नासमझ तो नहीं बन गया। सभी पहलुओं पर सोचने में डोगा ने अपने मस्तिष्क के सभी तारों को सक्रिय कर रखा था। खोपड़ी और हड्डी वाला खतरा कौन सा है? उफ, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। डोगा के मस्तिष्क को उस आवाज ने झकझोरा। डोगा डोगा, जरा रुकना तो। डोगा नमस्ते, मुझे प्रदीप पंडित कहते हैं। मैं इस मंदिर का पंडित हूँ। मुझसे क्या काम है? इस वक्त तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। डोगा, तुम देख ही रहे हो कि टेम्पो में हनुमान जी की मूर्ति है। बड़े होने के कारण थोड़ी भारी है। मूर्ति को सुबह 5 बजे वहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाना है। मगर ये दोनों कमबख्त नास्तिक मजदूर कहते हैं कि मूर्ति भारी है। ये दोनों दुष्ट हनुमान जी की मूर्ति को रस्सी से बांधकर खींचकर टेम्पो से उतारना चाहते हैं। इन कमबख्तों को इतनी भी समझ नहीं है कि ये पवन पुत्र हनुमान जी का अपमान होगा। प्रभु की लीला देखो, उसने ठीक समय पर तुम्हें भेज दिया। डोगा डोगा, तुम बलशाली हो। तुम आसानी से एवं सम्मानपूर्वक ढंग से हनुमान जी की मूर्ति को उठाकर टेम्पो से उतरवा सकते हो। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का काम होना चाहिए। डोगा, मैं नहीं चाहता कि ये नराधम मूर्ति को हाथ भी लगाए। चलो उतरो टेम्पो से नीचे। गुस्सा क्यों होता है पंडित? हम मजदूर हैं, कोई पहलवान तो नहीं। डोगा, तुम ये मूर्ति उतार दोगे ना? ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। डोगा टेम्पो पर चढ़ गया। इसे सामने से जप्फी पाकर उतारना ही तुम्हारे लिए सुविधाजनक रहेगा। डोगा की बाजुओं में भरी लोहे जैसी शक्ति के लिए यह काम बेहद मामूली सा था। हम मूर्ति उठाते समय कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना प्रभु। ओह, ये तो फ्लैश लाइट है, जैसे इस अवस्था में किसी ने मेरा फोटो उतारा हो। इस वक्त मूर्ति मेरे हाथ में है, मैं उसे देख नहीं सकता। डोगा ने मूर्ति को प्रदीप पंडित के बताए स्थान पर रखा।
हम्फ। वाह 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 डोगा, तुमने जो काम किया है उससे बजरंगबली अवश्य ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुश्मनों की नली तोड़ेंगे। बोलो जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। लो डोगा, हनुमान जी की बूंदी का प्रसाद। तब डोगा अपने रास्ते पर बढ़ चला। फोटो ही खींचा था या वैसे ही कोई रोशनी चमकी थी। शायद कोई न्यूज़ फोटोग्राफर हो जिसने मुझे मूर्ति उठाते देख फोटो खींच लिया हो। एक रिपोर्टर के हिसाब से कल के अखबार में छापने के लिए इससे बढ़िया फोटो नहीं हो सकता। डोगा ने उस प्रसाद को उस पीपल पर रख दिया। क्षमा करना बजरंगबली, मैं तुम्हारे बूंदी का यह प्रसाद नहीं खा सकता। मेरे 1000 शत्रु हैं, वैसे तो मारने बचाने वाला तू ही है, मगर ये मेरी आदत है, मैं हर चलते फिरते से लिया प्रसाद नहीं खाता। यहाँ प्रसाद के नाम पर दुष्ट लोग कुछ भी दे सकते हैं। रात डोगा की होती है, सुबह सूरज की होती है। जॉगिंग से सारा दिन स्फूर्ति एवं ताजगी के साथ गुजरता है। ये तो वही जगह आ गई जहाँ मैंने मूर्ति उतारी थी। सूरज को कुछ नागवार सा गुजरा था। आज तो यहाँ पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला था, मगर ये औरतें तो पूजा करके लौटती सी प्रतीत हो रही है। मंदिर में मूर्ति के बिना ही पूजा, और यहाँ तो समारोह जैसा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ये क्या, यहाँ तो मूर्ति पहले से स्थापित है, वो भी बजरंगबली के स्थान पर भगवान शंकर की मूर्ति। वो वाली हनुमान जी की मूर्ति भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है जो मैंने कल टेम्पो से उतारी थी। अगर मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होनी थी तो पंडित ने मुझसे झूठ क्यों कहा, और आखिर वो मूर्ति कहाँ गई? पंडित तो यहीं पर है, उससे पूछता हूँ। मगर पंडित की शक्ल ने सूरज के चेहरे पर 12 बजा दिए। ये पंडित तो वो रात वाला पंडित नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूरज के मस्तिष्क को सैकड़ों प्रश्न सांप की तरह डसने लगे थे। पंडित जी, रात को जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पर टेम्पो से हनुमान जी की मूर्ति उतारी जा रही थी। कोई कह रहा था कि सुबह उस मूर्ति की स्थापना की जानी है, मगर यहाँ तो आज वो मूर्ति है ही नहीं। तुमने सपना देखा होगा बेटा, ये मंदिर शंकर भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति कैसे प्रतिष्ठित की जा सकती है? मगर सारे वाक्य का मैं चश्मदीद गवाह हूं। प्रसाद तो देता जा भाई, प्रसाद। अरे हाँ, तुम तो रात को यहीं पर थे जब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति उतारी जा रही थी। पंडित कह रहा था कि सुबह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। हाँ साहब, किसी अजीब सी शक्ल वाले आदमी ने मूर्ति उतारी थी। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी। ये डोगा के विषय में कह रहा है। हाँ, मैं उस वक्त यहीं से गुजरा था, मगर साहब रात वाली घटना मेरी कुछ समझ में नहीं आई। क्या मतलब? रात मैंने सारा वाक्य देखा। डोगा तो मूर्ति अंदर रखकर चला गया था। डोगा के जाते ही साहब वो टेम्पो वाले लोग दोबारा उसे टेम्पो पर लाद कर 9-2-11 हो गए। क्या हद हो गई? तो फिर उन्होंने डोगा के साथ मूर्ति उतरवा कर उसे मंदिर में रखवाने का ड्रामा क्यों किया? सूरज का जॉगिंग का मूड ऑफ हो चुका था। सूरज ने सोचा चलो जिम में लौटकर कसरतें ही कर लूं। पंडित ने झूठ बोला। निसंदेह वो नकली पंडित था। अदरक चाचा उसके चेहरे पर मंडराती परेशानी को ताड़ गए थे। सूरज, तुम्हारा ध्यान पुशअप पर नहीं है। आपने कैसे जाना? तुम्हारा चाचा हूँ। तुम पुशअप करते समय सांस ठीक से नहीं छोड़ रहे हो। हाँ अदरक चाचा, सचमुच परेशान हूँ। सूरज ने अपनी परेशानी अदरक चाचा को बताई। बंदरों और हनुमान जी की घटना में एक समानता है बेटे। राम भक्त हनुमान जी का वानर सेना के साथ संबंध जुड़ता है, मगर डोगा के साथ क्या संबंध हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। मैं तो अभी तक ये भी नहीं समझ पाया हूँ कि अगर उन बंदरों को उस काम के लिए ट्रेन किया गया था तो इतने सारे बंदरों को स्कूल के बच्चों की तरह ट्रेन करना असंभव है। तुमने बचपन में बंदर वाली वो कहानी सुनी है जिसमें बहुत सारे बंदर एक टोपी वाली की टोपी उठाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और टोपी वाली की तरह टोपियां पहन लेते हैं। मेरी बचपन तो गुंडागर्दी की गोद में और उसके बाद ढाबों में झूठे बर्तन मांजते गुजरा है। मुझे कहानी भला कौन सुनाता? सूरज के पुराने जख्म कुछ पलों के लिए हरे हो गए थे, मगर अदरक चाचा ने जल्द ही बात को संभाल लिया।
उस कहानी में टोपी वाला अपनी टोपियां बंदरों से वापस पाने के लिए एक तरकीब लगाता है। वो अपनी टोपी सिर से उतारकर गुस्से में जमीन पर पटक देता है। बंदर स्वभाव से नकलची होते हैं। उसकी देखा देखी सारे बंदरों ने टोपियां अपने सिरों से उतार कर नीचे फेंक दी और वो उन्हें इकट्ठे करके अपने रास्ते बढ़ गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सारे बंदर ट्रेन नहीं किए गए, बल्कि सिर्फ एक ही बंदर को ट्रेन किया होगा। जब उस बंदर ने डोगा पर कूदकर फूलमाला डोगा के गले में डाली तो उसकी देखा देखी बाकी बंदरों ने अपने नकलची स्वभाव के कारण वही हरकतें दोहराई। इसका मतलब फूलमालाएं वहां पर पहले से ही रख दी गई थी। एग्जैक्टली यही हुआ होगा। शैतान काल पहलिया तुम्हारे साथ फिर कोई खेल खेल रहा है। अब इस खेल का आभास मुझे पूरी तरह से हो चुका है। सावधान रहना। सावधान रहने की जरूरत तो अब कालू को है, मगर पहले डोगा को थी, क्योंकि कालू की हरकतें अब रंग लाने वाली थी। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गिरधर की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। डोगा को बूंदी के लड्डू खिलाने का वक्त आ गया है। काल पहलिया साधु के वेश में वहां क्यों आया था? लोगों का हुजूम हनुमान मेले की ओर बढ़ रहा था। बोलो हनुमान जी की जय, जय जय बजरंगबली की जय। हनुमान के भक्तों को प्रतीक्षा थी बाबा भूतनाथ द्वारा समाधि भंग करने की। बाबा भूतनाथ हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। आज वे अपनी 40 दिन पुरानी समाधियां भंग करेंगे और 40 दिन बाद आज कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो बाबा भूतनाथ की जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबा आज एक विस्मयकारी रहस्य को उजागर करेंगे। भूतनाथ को 40 दिन की समाधि पर इसी दिन के लिए बैठाया था। रात को जब बत्ती चली जाती है तो ये खूब पेट भरकर खा लेता है और पी लेता है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।